Hello friends, after the break we are going to talk about the fertilization in Bryopsida member Riccia. अब हम जो है रिक्शिया के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे पास यह आर्किगोनिया थी, मीडियन ग्रूव में लोकेटेड, और इधर हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन था जिसको कि हमने एंथ्रीडियम कहा, इसको हमने आर्किगोनियम कहा। इसमें से मेल गैमेट निकलेंगे। मेल गैमेट जो होता है मैंने बताया कॉमा शेप होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, वाटर फिल्म की इसको आवश्यकता पड़ती है, और एक एसिड होता है जिसको हम लोग मैलिक एसिड कहते हैं। उसके कारण यह एग सेल की तरफ आकर्षित होता है और पानी में तैरता 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 ये यहाँ तक जाकर मिलता है। तो आपका एंथ्रेजॉइड और एग सेल जब मिलता है तो आपको जायगोट मिलेगा। इस जायगोट को हम लोग oospore कहते हैं और इस एग सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? oosphere। दिस इज कॉल्ड एज oosphere। ये बनता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। तो जो हमारी जायगोट बनी उसके बनने के साथ ही फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ इसके अंदर? तो आंसर हुआ oogamous टाइप। oogamous का मतलब हो गया विषम युग्मकी, oogamous टाइप यह हो गया। बिकॉज बोथ द गैमेट्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, क्योंकि दोनों युग्मक जो है एक दूसरे से आकारिकी और कार्यकी के आधार पर भिन्न भिन्न हैं। ओके, अब आपका ये जायगोट बना, कहाँ बना? आर्किगोनिया में। तो ये आपका जायगोट थोड़ी देर के लिए हमने यूँ मान लिया, ये 2n हो गया। ये जायगोट बड़ा खुश होता है क्योंकि इसके जीवन चक्र के अंदर पहली सेल 2n के रूप में जायगोट यानी कि oospore बनी। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। जबकि ये दोनों रोते हैं, कौन कौन? मेल और फीमेल गैमेट। क्यों? क्योंकि बोले सर हमारी हैप्लॉइड अवस्था खत्म हो जाएगी, तो दे आर कॉल्ड एज द लास्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। पहले बहुत आया करता था ये क्वेश्चन, आजकल तो इतना डिटेल के अंदर होता नहीं है। तो ये आपकी आर्किगोनिया रही, उसमें ये 2n जो है इस आर्किगोनिया n पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, यानी कि पैरासाइट है। काय के लिए? फूड के लिए। ये पॉइंट दे रखा है। जब आप उसमें जाओगे हिपेटिकॉप्सिडा के अंदर, तो हिपेटिकॉप्सिडा के अंदर तो यहाँ पर ये चल रहा है अपने पास में, सॉरी, कंप्लीटली डिपेंडेंट। ब्रायोप्सिडा के अंदर अपन लोग जो है बात करेंगे किसकी? पार्शियली डिपेंडेंट। 2n जो होता है वो n के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट होगा। इसके पहले शायद मैं ब्रायोप्सिडा बोल गया था, उसकी जगह आप हिपेटिकॉप्सिडा वर्ड को यूज़ करिए क्योंकि अपन हिपेटिकॉप्सिडा में ही चल रहे हैं। अब ये जायगोट जो बना इसके अंदर डिविजन्स होते हैं। कहानी काफ़ी लंबी है बेटा। ये हो गया। अब इसके अंदर ये पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है। जायगोट के अंदर आपको माइटोसिस होगा, जबकि थैलोफाइटा के अंदर अपन ने देखा था कि तुरंत मियोसिस हो जाती थी। इसी के कारण उनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता था। यहाँ पर तो एम्ब्रियो बनेगा क्योंकि जायगोट के अंदर मियोसिस नहीं हो रही है बल्कि माइटोसिस हो रही है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। अब बाहर की तरफ अगर अपन देखें तो पहला डिवीज़न ट्रांसवर्स होता है, दूसरा डिवीज़न ये ट्रांसफर हो गया, दूसरा डिवीज़न लॉन्गिट्यूडनल, थर्ड डिवीज़न लॉन्गिट्यूडनल, फिर एक पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है परिणतिक विभाजन, जिसके कारण बाहर की तरफ एक परत बन जाती है जिसको बोलते हैं एक्सोथीसियम। अंदर के अंदर जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम जो होता है ये स्पोरोजेनस टिश्यू के रूप में
जीनस टिश्यू के रूप में, यानी कि बीजाणु जन ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो अब ये तो बाहर वाली परत हो गई हमारे पास में, ये अंदर वाले ऊतक हो गया भरा हुआ, कौन सा वाला, एंडोथीसियम। ये रहा, ये कैसा होगा, ये 2n होगा। अब इसकी एक सेल को लिया मैंने जो बीजाणु बनाएगी, स्पोर बनाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे स्पोर मदर सेल, जो कि कैसी है, डिप्लॉयड है। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद क्या होगा, 2n से n में आ जाएंगे। तो स्पोर मदर सेल एक्ट लाइक द लास्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन, वो बाय बाय कर रही है 2n को। तो इसके अंदर मियोसिस होता है। आर्किगोनिया के अंदर जो ये डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें कि 2n n के ऊपर पूर्णतया निर्भर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोगोनियम। क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनियम, विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। मार्केंशिया के अंदर फूड सीटा एंड कैप्सूल मिलेगा, हेपेटिकॉप्सिडा के अंदर। और इसके बाद में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ब्रायोप्सिडा का सदस्य फिनेरिया, उसके अंदर भी फूड सीटा और कैप्सूल होगा। ये फूड सीटा और कैप्सूल का ध्यान रखना। मियोसिस हुए तो हमारे पास में वही 4 स्पोर बन गए। दीज आर योर 4 स्पोर्स। टेट्राड बना। अब ये टेट्राड जो है बनने के बाद में कहां पर उपस्थित है, इस जगह पर। ये मैं इसको इधर बना देता हूं। ये हमारा स्पोरोगोनियम अभी अपन ने बनाया था, और उसके अंदर समझाने के लिए 1 से 4 बनते हैं, तो ये n हो गए। तो ये n हमारे पास में ये 4 स्पोर्स का टेट्रेट बन गया, और ये आपकी एक्सोथीसियम होती है। पहले 2 परत होती है ऐसे, फिर इसमें से एक परत गल जाती है, बची हुई परत को हम लोग बोलते हैं कैलिप्ट्रा। इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कई बार, जो कि n होता है। अब oospore बना, माइटोटिक डिवीजन हुए, स्पोरोगोनियम बना, स्पोरोगोनियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू बना। स्पोरोजेनस टिश्यू की एक सेल को लिया, स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिका, जिसके अंदर मियोसिस हुई, और 4 सेल हमको मिल गए टेट्राड के रूप में। ये कौन बने, एक्चुअली टेट्राड ऑफ स्पोर्स बना, यानी कि बीजाणुओं का चतुष्क बना। तो दिस इज योर स्पोर्स। एक स्पोर को हमने ऐसे बाहर निकाला समझाने के लिए। इसमें पोलन ग्रेन के समान एक्साइन एंटाइन वगैरह देखने को मिलेगी, और दिस विल बी वेरी हैप्पी। क्यों, क्योंकि पहली बार जो है हैप्लॉइड सेल के रूप में ये प्राप्त हुआ है। तो स्पोर को हम फर्स्ट मदर सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं, युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं। थोड़ी सी बात गहराई वाली है, इसलिए यू शुड नॉट वरी। अब मैंने पूछा, भाई साहब स्पोर बाहर निकलो, तो रिक्शा ने बोला, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि सर रिक्शा के जीवन चक्र में, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द रिक्शिया, देयर इज नो स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर द लिबरेशन ऑफ द स्पोर्स। रिक्शा के जीवन चक्र में कोई भी एक निश्चित विधि नहीं होती है जिससे कि वह बाहर निकल सके। तो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था, तो फिर ये रिक्शा रहा। रिक्शा के अंदर ये आर्किगोनिया रही, आर्किगोनिया के अंदर ये स्पोर बने अभी अपन ने जो बनाए थे, जो कि n है। तो फिर तुम बाहर कैसे निकलोगे? तो रिक्शा ने बोला कि ड्यू टू द डिके ऑफ द एंटायर थैलस द स्पोर्स विल बी लिबरेटेड। पहले जब पानी मिलेगा तो ये गल जाएगा, फिर आर्किगोनिया गलेगी, और फिर ये स्पोर्स जो होंगे वो बाहर आएंगे। यानी कि स्पोर का प्रकीर्णन जो होता है, मुक्तन जो होता है, लिबरेशन जो होता है, वह पूरे थैलस के गलने के बाद में होता है। और बाद में यही स्पोर जो होता है जर्मिनेट करके हमको एक नया रिक्शा का थैलस दे देता है। वो रिक्शा का थैलस कैसा है? ग्रीन होता है। ये रिक्शा निकला, ये निकला, ये रिक्शा का थैलस, न्यू थैलस, यू गॉट इट, खत्म। ये हो गया हमारा किसका? रिक्शा का जीवन साइकिल, जीवन चक्र हो गया, लाइफ साइकिल हो गया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? फ्यूनेरिया के बारे में। ओके, रिक्शा को लिवर वर्ड में क्यों रखा गया है? एक बार ये भी क्वेश्चन बना था
क्योंकि इनकी आकृति जो होती है, इनका शेप जो होता है वो लिवर के समान होता है। दैट्स वाई द मेंबर्स ऑफ द हेपेटिकॉप्सिडा दे आर कॉल्ड एज लिवर वर्ड। इसलिए हेपेटिकॉप्सिडा के सदस्यों को हम लिवर वर्ड कहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को यदि आप देखोगे तो इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, फिनेरिया। और फिनेरिया को कॉर्ड मॉस भी कहते हैं, रस्सी वाला मॉस। एवरीथिंग विल बी कॉमन। वी आर गोइंग टू टॉक डायरेक्टली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फिनेरिया। ये फिनेरिया है और इस फिनेरिया में ये लीफी मॉस होता है। क्या बोलेंगे इसको? लीफी मॉस, पर्नल मॉस। परंतु पत्तियां वास्तविक नहीं होती हैं। द लीव्स आर नॉट ट्रू बिकॉज दे डोंट हैव द वैस्कुलर टिश्यू। उनके अंदर कोई संवहनऊतक तो होता ही नहीं है, इसलिए पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है। मेरा हाथ ये रहा, पत्ती जैसा, मगर पत्ती तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर न तो जाइलम है न फ्लोएम है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। यहां पर भी यही हो रहा है। तो इसके अंदर ये पत्तियां जो होती हैं स्पाइरल फैशन के अंदर 1/3 ट्राइस्टिकस फैशन के अंदर अरेंज होती हैं। आप अक्सर देखेंगे कि ये ऐसा ये लोग डायग्राम बनाकर देते हैं। चलिए साहब, इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है, राइजोइड्स है, स्टेम है, लीव्स है, बट स्टेम इज ऑल्सो नॉट ट्रू, राइजोइड इज ऑल्सो नॉट ट्रू बिकॉज दे आर नॉन वैस्कुलर। अब अंतर आएगा किससे? हेपेटिकॉप्सिडा से। हेपेटिकॉप्सिडा में आपको ये राइजोइड्स मिलेंगे और ये राइजोइड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ब्रांच जो होते हैं, शाखित। पहला अंतर ये रे, ये ब्रांच हो गए। और कैसे होते हैं ये? मल्टी सेलुलर। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन कर रखा है। सो दीज आर योर व्हाट? राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसे हैं? ब्रांच्ड एंड मल्टी सेलुलर, यानी कि शाखित व बहुकोशीय। ये शाखित व बहुकोशीय होते हैं। ओके, दिस इज योर कैप्सूल, दिस इज योर कैलिप्ट्रा और अपरकुलम। कैलिप्ट्रा एन होता है, कैप्सूल जो होता है वो 2n होता है, जबकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है? एन। ये कैसे बना ये बाद में बात करेंगे। ओके, अब इसके अंदर दो शाखाएं होती हैं, एक ये रही और एक ये रही। और दोनों या मेन प्लांट बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। रिक्शिया के अंदर तो क्या होता है कि कुछ मेंबर्स होमोथेलिक होते हैं, कुछ हेटेरोथेलिक होते हैं। मार्केंशिया का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें दोनों को बता रखा है कि ये मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस है। मेल थैलस के ऊपर आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर के सॉरी एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर के ऊपर एंथ्रीडियम दिखाया था मैंने। यहां पर यह बाइसेक्सुअल है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। परंतु मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग शाखाओं पर उपस्थित होते हैं। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन आ गया और ये हमारा कौन सा हो गया? फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। फीमेल सेक्स ऑर्गन वो इस वाली शाखा पे होता है, तो हम इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल भी है ये और ऑटोशियस भी कहलाता है। ओके, सो दिस इज योर morphological structure of Fineria, which is called your cord mass. It is also called the leaf moss. Now I am going to talk about the reproduction. Actually it is also found in the moist and shady places. जहाँ पर राख ज़्यादा होती है वहाँ पर ये अक्सर देखने को मिलता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल ब्रांच होती है उसके ऊपर यह एंथ्रीडियम होता है। किसके समान? तो आंसर हो गया रिक्शिया के समान। यह आपका कौन हो गया? एंथ्रीडियम। किसके समान हुआ? लाइक रिक्शिया। तो अपने को ज़्यादा बकवास करने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। हम अगर रिक्शिया का पढ़ लेंगे तो देन देयर इज नो नीड टू राइट डाउन अबाउट द
Antheridium of the Funaria. Now we are going to talk about the फीमेल सेक्स ऑर्गन. फीमेल सेक्स ऑर्गन, वहाँ पर रिक्शा में हमने आर्किगोनिया स्त्रीधानी कहा था, और वहाँ पर भी ये नेक थी, और इधर जो है वेंटर थी, अंड था, इधर एक्सेल था, उधर भी था, इधर भी था. इधर वेंटर कैनाल सेल होती है. वेंटर कैनाल सेल एक्ट लाइक अ प्लग विच डू नॉट अलाउ द एक्सेल टू ऊज आउट. अंडनाल कोशिका जो एक प्लग के समान काम करती है, जो कि अंड कोशिका को बाहर नहीं निकलने देती है. वही 4 कवर सेल्स है, और स्ट्राइल जैकेट हमको देखने को मिल रहा है. कोई चेंजेस नहीं है. तो फिर चेंजेस क्या हुआ कि इसकी जो नेक होती है वो प्लांट किंगडम में लॉन्गेस्ट होती है. क्यों होती है? वहां पर तो 4 to 6 नेक कैनाल सेल थी, यहां पर मिनिमम 6 होती हैं और मैक्सिमम जो है 10 होती हैं. तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये रहा. तो लॉन्गेस्ट नेक इन द प्लांट किंगडम. डन. कितनी होती हैं ये नेक कैनाल सेल्स? NCC नेक कैनाल सेल्स, ग्रीवानाल कोशिका 6 to 10. वहाँ पर तो मैक्सिमम ही 6 थी एपिटिकॉप्सिडा के अंदर, यहाँ तो मिनिमम 6 है और मैक्सिमम 10 है, जिसके कारण गर्दन सबसे लंबी होती है इसकी आर्किगोनिया की. दैट्स व्हाई वी से दैट इन फ्यूनेरिया द आर्किगोनियम हैज़ गॉट द लॉन्गेस्ट नेक इन द प्लांट किंगडम. इसलिए हम कहते हैं कि फ्यूनेरिया के अंदर ग्रीवा सबसे लंबी होती है. ओके, चलते हैं हम अपन आगे. अब इधर एक्सेल तैयार, उधर एंथ्रेजॉइड भी रेडी है. एंथ्रीडियम ने, अब फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं डायरेक्ट. फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? लाइक रिक्शिया. बात खत्म, सब कुछ रिक्शिया का जैसा होगा. तो क्या होगा? एंथ्रेजॉइड किससे मिलेगा? एक्सेल से. और क्या बना के देगा आपको? oospore यानी कि निषिक्तांड बना के देगा, विच इज योर डिप्लॉइड फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन. अब बात चलेगी कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है. देखो बेटा, ये हमारी आर्किगोनिया अब मैं वापस बनाकर दिखा रहा हूं, और इसी में तो एक्सेल थी, और इसी के अंदर आपका कौन बना? oospore बना. ये oospore बन गया. अब इसमें से, इस oospore में से एक बीजाणुद्भिद संरचना यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन बनती है. और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है उसके 3 भाग होते हैं: फूट, सीटा एंड कैप्सूल. आ गया? सो कीप इन माइंड, फूट, सीटा. अब हमारे पास, हम 2N में घुस चुके हैं. वी हैव एंटर्ड इनटू द स्पोरोफिटिक फेज. गैमेटिक फेज हैज फिनिश्ड. तो स्पोरोफाइट कैसा हुआ? 2N. अब यहां पर एक पॉइंट सीखने का है. हिपेटिकॉप्सिडा में तो 2N जो था वो N पर निर्भर था पूर्णतया. यहां पर ये कहता है कि सर मैं 2N हूं और इस N पर निर्भर हूं, लेकिन मैं पूर्णतया नहीं हूं. आई एम पार्शियली पैरासाइट. आई एम पार्शियली डिपेंडेंट ऑन इट, बिकॉज लेटर ऑन आई विल डेवलप माई ग्रीन लीव्स एंड आई विल प्रिपेयर माई ओन फूड. तो मेरे को पूरी तरह से तो भोजन लेना नहीं है इसके ऊपर. मैंने की बात तो तेरी सही है. एक पॉइंट और, जो मेल गैमेट था इसका, फ्यूनेरिया का, वहां पर रिक्शिया के अंदर तो मैलिक एसिड के कारण पहुंचा था. यहां पर आपको सुक्रोज और पोटेशियम सॉल्ट्स जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स. रसायन अनुचलनी गति के लिए यहां पर सुक्रोज और पोटेशियम इन्वॉल्व होते हैं. स्पोरोफाइट जो होता है वो ये है, ये रहा, जो मैं यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं. दोबारा, इसके अंदर ये फूट है. तो फूड तो क्या कर रहा है? नीचे से फूड ले रहा है. किससे ले रहा है? एन से ले रहा है. ये इसका सीटा है.
सीटा जो है इस प्रकार से होता है, ये वाला, ये मेरी एल्बो दिख रही है, ये कैप्सूल को ऐसे हिलाता रहता है, और जब स्पोर्स बन जाते हैं तो उसको ये बाहर की तरफ ऐसे धक्का देकर कैप्सूल को, स्पोर्स को लिबरेट कर देता है। नाउ दिस इज योर कैप्सूल, ये आपका कैप्सूल है। कैप्सूल को अगर अपन देखें तो इसके अंदर भी 3 चीजें होती हैं। एक कहलाता है थीका, एक कहलाता है एपोफाइसिस, और ये रीजन जो होता है इसको बोलते हैं अपर कूलम। तो जो स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, थीका, एपोफाइसिस एंड अपर कूलम। थीके के अंदर क्वेश्चन बना था बहुत पहले, हालांकि अपनी कोर्स के अंदर इतना नहीं है। ये अंदर वाला रीजन जो होता है इसको कॉल्यूमेला या स्तंभिका कहते हैं। इसके चारों तरफ एक सैक होता है जिसको बोलते हैं स्पोर सैक। स्पोर सैक के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, बीजाणुजन ऊतक होता है। उसकी एक सेल को हम लेते हैं, उसमें मियोसिस करते हैं, तो हमको 4 हैप्लॉइड स्पोर मिलते हैं। 4 हैप्लॉइड स्पोर मिल गए। ओके, तो स्पोर सैक के अंदर ये आपके, मैं कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि ये काला वाला डिप्लॉइड है, ये हमको 4 या स्पोर्स मिल जाते हैं। ये जो कैप्सूल है इसका नीचे वाला ये वाला भाग थीका कहलाया। थीका के अंदर यहाँ पर होता है स्टोमेटा, और आपको मालूम है स्टोमेटा के अंदर द्वार कोशिका गार्ड सेल्स होती है। इसमें सिंगल एन्यूलर गार्ड सेल इज प्रेजेंट। ओके, अब बात चलेगी और यहीं से फिर CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर निकलेगी। CO2 का काम होगा फोटोसिंथेसिस। अब ये कैलिप्ट्रा, ये अपर कूलम जो होता है इसको कैलिप्ट्रा कहते हैं, और कैलिप्ट्रा जो होता है दैट इज योर N। तो अब अपन क्या करें, इसके ढक्कन को उखाड़ें। ढक्कन को जब उखाड़ते हैं तो इसका पेरिस्टोम परिमुख क्षेत्र जो होता है, पेरिस्टोम, उसमें 32 टीथ होते हैं। बाहर वाली रो के अंदर 16, अंदर वाली में 16। ये लॉन्ग होते हैं और ये शॉर्ट होते हैं। तो बाहर वाले ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इनके ऊपर ये सेल्यूलोज की स्ट्रिप होती है तो थोड़े रिजिड होते हैं, और अंदर की तरफ जैसे बाहर तो लंबे लंबे हैं और अंदर वाली रो के अंदर छोटे वाले हैं। ये पेरिस्टोमियल टीथ जो होते हैं यह स्पोर सैक में ऐसे मुड़े हुए रहते हैं। ये मुड़ा हुआ, ये स्पोर सैक के अंदर ऐसा मुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि यूं गया और किस में धस गया, स्पोर के अंदर, बीजाणु के अंदर जाकर धस जाता है। जैसे कि अपन खरबूजे तरबूजे खाते हैं वो तीली से बाजार के अंदर, तो तीली तो हो गई तुम्हारी पेरिस्टोमियल टीथ, और खरबूजे का टुकड़ा हो गया स्पोर। ओके, स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड, जबकि पेरिस्टोमियल टीथ कैसा है, डिप्लॉइड। अब ये जो पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं ऐसे अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। इनके अंदर से वाटर का लॉस होता है, तो उससे क्या होता है, टेंशन पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है, और फिर ये अलॉन्ग विद द स्पोर्स दे कम आउट, ये ऐसे फिर बाहर की तरफ निकल आते हैं। और स्पोर्स जो होते हैं एयर के द्वारा डिससेमिनेट हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है, और हमेशा मालूम है कि जर्मिनेशन ऑलवेज टेक इन द फेवरेबल कंडीशन, तो स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो उसमें से एक तंतुनुमा संरचना निकलती है प्राथमिक, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा एक बच्चा अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, इसको बोलते हैं जुविनाइल स्टेज। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, जुविनाइल स्टेज कहते हैं। और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राथमिक प्रोटोनीमा कहते हैं। जब इस प्राथमिक प्रोटोनीमा पर आपको एडवेंटिशियस बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं,
जैसे कोई कलिका समझाने के लिए मैंने ये बना दी और ये आपकी एडवेंटिशियस बर्ड हो गई, तो अब ये क्या कहलाएगी? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो इस प्रकार से फिनेरिया के जीवन चक्र के अंदर 2 स्टेजेस हो गई। एक तो कहलाई जुवेनाइल स्टेज, अब ये बड़ा हो जाएगा तो ये गैमेट बना के देगा, इसको हम लोग बोलेंगे गैमेटोफोर। तो पॉइंट शुड बी नोटेड दैट व्हाट आर द 2 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फिनेरिया। फिनेरिया के जीवन चक्र के अंदर 2 स्टेजेस कौन सी होती है? शैशव अवस्था या प्रोटोनीमा, और दूसरी होती है गैमेटोफोर, जो कि युग्मक धर के रूप में कार्य करती है। रिक्शा की लाइफ साइकिल और फिनेरिया की लाइफ साइकिल कैसी हुई? तो इसका आंसर जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि थैलोफाइटा के अंदर तो अधिकांशतः हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है ब्रायोफाइट्स, इन ब्रायोफाइट्स कैसी लाइफ साइकिल हुई? हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुई, क्योंकि काफ़ी समय तक तो ये एन अवस्था में रहा और काफ़ी समय तक ये 2n अवस्था के अंदर रहा, और फिर इसने वापस आपको जो ये एन अवस्था दे दी, तो इसको हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। फिनिश, दैट इज द एंड ऑफ ब्रायोफाइटा। अब इससे आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, एंड वी हैव टू बी लिटिल बिट फास्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट all the chapters of botany and zoology as per the NCERT. What you have to learn from this lectures, from this channel, that how the questions are being framed. Questions कैसे बनते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। थैंक यू।